मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं फिर आपके लिए बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस लाया हूं, जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 2 बुक का आज लास्ट नंबर सेट है, यानी कि 12 नंबर सेट। 11 नंबर सेट है और 12 सेट इसमें था। टोटल आपको 12 नंबर सेट पहले अपलोड कर दिया गया था और 11 नंबर सेट का डिस्कशन आपके सामने पेश किया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट अगर इस 12 सेट को बनाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल में आपको सारे PDF मिल जाएगा और उसका डिस्कशन यूट्यूब पर आपको उपलब्ध है। जाकर यूट्यूब से आप देखकर अपना स्कोर मिलाएंगे और कितना नंबर आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। बिहार एसएससी की एग्ज़ाम की डेट की बात करें तो अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। मात्र अब 25 से 26 दिन एग्ज़ाम में बचा हुआ है, तो उसी को देखते हुए आप अच्छे से तैयारी करें। और यानी कि कल से आपको प्लेटफॉर्म के बुक से इसका सेट चालू हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट सेट मारना चाहते हैं उसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं। तो तीनों सीरीज में आप पार्टिसिपेट हो। सुबह में जो 50 क्वेश्चन का डिस्कशन आपको यूट्यूब पर डाला जाता है उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। उसमें भी आपको उससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। उसका भी PDF आपको टेलीग्राम में डाला जाता है। और शाम को जो ग्रुप डिस्कशन लाइव चलता है, जो कि 6:30 बजे से 8:30 बजे तक चलता है, उस ग्रुप में भी आप भाग लीजिए। उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। उसमें हर सब्जेक्ट का लिया गया है, मैथ और रीजनिंग छोड़कर, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और किसी भी एग्जाम में अगर GK में आप 70% क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको रिजल्ट कहीं से रुकने की संभावना नहीं होगी। और ग्रुप डिस्कशन करने से होता क्या है कि आपका कन्फ्यूजन दूर होगा, और कन्फ्यूजन दूर होगा तो ऑटोमेटिकली है कि आपका क्वेश्चन गलती बहुत ही कम होगा। तो मैं आशा करता हूं कि जो भी लोग इस बात को फॉलो करते होंगे उनका GK GS की तैयारी काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। और जो स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर लें, और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा मिलेगा। तो आइए मैं सेशन की शुरुआत करता हूं आज का 11 नंबर सेट बिहार एसएससी का एडिटोरिया वॉल्यूम 2 से। निम्नलिखित में से किस महासागर की तटरेखा लंबाई में सबसे अधिक है? पूछा गया है कि लंबाई में सबसे अधिक है। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि अटलांटिक महासागर है, जो कि लंबाई में सबसे बड़ा है। और ऐसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा सागर कौन सा है तो प्रशांत महासागर है, दूसरा आपको अटलांटिक महासागर है, और तीसरा की बात करें तो हिंद महासागर, और चौथा आपको आर्कटिक महासागर है। आइए अगला क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? गतिशील वायु का पवन कहते हैं। धरातल पर वायुमंडल के दबाव की मात्रा सभी स्थानों पर एक समान होता है। तो यहाँ पर गलत पूछा गया था, तो आपको ऑप्शन बी गलत है। धरातल पर वायुमंडलीय दाब सभी जगह एक समान नहीं होता है। और ऑप्शन सी है, जो वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर दिन और रात तापमान में अधिक अंतर नहीं होता है, ये भी सही है। वायुमंडल के लगभग 97% वायु धरातल पर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका के, एशिया के, अफ्रीका के और यूरोप के। तो कौन से महाद्वीप को पठारों का द्वीप कहा जाता है? इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन सी, अफ्रीका को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। अरावली एवं विंध्य श्रृंखला के मध्य में कौन सा पठार है? अरावली एवं विंध्य, मेघालय के पठार, छोटा नागपुर के पठार, मालवा का पठार और दक्कन के पठार। तो इसके बीच में आपको मालवा का पठार है। क्वेश्चन नंबर 5। बिहार का पटना जिला कितने जिलों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? जो बिहार की राजधानी पटना है उसका जिला उसका क्षेत्र कितने जिलों से सटा है? तो 7, 8, 11 और 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 9 जिला से सटा है। वो 9 जिला कौन कौन सा है आइए हम देखते हैं। भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली और सारण। यह इतना जिला है जिसका पटना से सीमा लगता है। क्वेश्चन नंबर 6। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? जनगणना 2011 के अनुसार मिजोरम में, गोवा में, त्रिपुरा में और हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि मिजोरम में आपको 91.33% शिक्षा दर है। हालांकि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य आपको केरल है, जहां 94%, जबकि
गोवा आपको 88%। तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर मिजोरम होगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे छोटी है? केरल, कर्नाटक, गोवा और पश्चिम बंगाल। तो भारत की सबसे छोटी तटरेखा की बात करें तो सबसे छोटी तटरेखा आपको गोवा है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न पर्वत श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन सी काराकोरम, लद्दाख, धौलाधर और पीर पंजाल। और ऑप्शन डी की बात करें तो काराकोरम श्रेणी, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। तो इसका आंसर की बात करें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया निम्न पर्वत श्रेणियों के उत्तर से दक्षिण का क्रम पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? पूछा गया कि कौन सा मिलान सही नहीं है। सिक्किम जो है, सिक्किम आपको इसमें गलत को पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल कम्बन घाटी नहीं है, यही गलत है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो नुवारी घाटी है और सिक्किम में यूथांग घाटी है, नागालैंड में जुकू घाटी है और ऑप्शन डी उपयुक्त में कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की 5 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो यह सभी जो देश है पाकिस्तान, चीन और नेपाल, ये सभी 5 राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ा है। जैसे चीन की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख से जुड़ा हुआ है। नेपाल की सीमा की बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम से 5 राज्यों से लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो गंगावेली नदी, पेन्नार नदी, महानदी और ब्राह्मणी नदी। तो यहाँ पर पूछा गया कि कौन से नदी जो है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? तो पेन्नार नदी भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, महानदी भी गिरती है और ब्राह्मणी नदी भी गिरती है। तो बचा आपको ऑप्शन ए यानी कि गंगावेली है जो कि वहाँ पे नहीं गिरती है। यह गंगावेली अरब सागर में गिरने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 12, विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिक से अधिक कितने दिनों तक यानी कि कितने समय तक रोक सकता है? 14 दिन, 3 माह, 4 माह और 6 सप्ताह। तो विधान परिषद आपको इसे कितने दिन तक अधिकतम रोक सकता है, यह क्वेश्चन पूछा गया। तो 4 माह तक अधिकतम रोक सकता है। साधारण विधेयक से दोनों सदन में पेश किया जा सकता है, परंतु असहमति की स्थिति में विधानसभा में प्रभावी होती है और विधान परिषद साधारण विधेयक को अधिकतम 4 माह तक ही रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के किस राज्य में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन है? कर्नाटक, केरल, असम और तमिलनाडु। तो कर्नाटक में सबसे ज़्यादा भारत में कॉफ़ी होता है और केरल में सबसे ज़्यादा आपको नारियल होता है। तमिलनाडु में भूरा कोयला सबसे ज़्यादा होता है और असम में सबसे ज़्यादा चाय होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिला में ताल मिट्टी पाई नहीं जाती है? ताल मिट्टी पाई नहीं जाती है? पटना, मुंगेर, भागलपुर और बेगूसराय। तो यह कहाँ पे नहीं पाई जाती है? तो आपको बेगूसराय में नहीं पाई जाती है, मुंगेर में पाया जाता है, पटना में पाया जाता है और भागलपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अगर आप सेट को अच्छे से बनाएंगे और अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप सही कर पाएंगे, अन्यथा देखिए क्वेश्चन में नहीं दिया रहता और ऐसा ही एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा भी जाता है। मुनप्पा, डाफला, ओबार और टोंडा। तो कौन सा नहीं पाया जाता है, यह बात पूछा गया। तो आपको टोंडा नहीं पाया जाता है, डाफला, मुनप्पा, ओबार अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? किसको लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो दादा भाई नौरोजी को, मेजनी को, गोपाल कृष्ण गोखले को और रविन्द्रनाथ टैगोर को। तो वह किसने माना था? तो मेजनी को माना था।
गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दिया गया था और दादा भाई नौरोजी को ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, किस तिथि को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण लेने की घोषणा की है? 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1857, 20 नवंबर 1858 और 18 मई 1858। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि 1 मई 1858 को इसकी घोषणा की गई थी। उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा के जैन मंदिर गिरनार में, माउंट आबू में, सोनगिरी में और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर जो है आपको माउंट आबू के राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह, तीरथ सिंह, राम सिंह और अमर सिंह। तो 1857 के बिहार से आपको वीर कुंवर सिंह किए थे, जो कि जगदीशपुर के आरा के रहने वाले थे। और 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था और कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद अमर सिंह ने नेतृत्व संभाला था। क्वेश्चन नंबर 20, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? शिवाजी के रायगढ़ में, सतारा में, अहमदनगर में और कोल्हापुर में। तो शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? यह बात आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा रायगढ़ में इनका हुआ था। क्वेश्चन नंबर 21, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? यानी कि साइमन कमीशन की बात करें तो साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था और किसके सुझाव पर बाहर रखा गया था? लॉर्ड इरविन के, सर जॉन साइमन के, लॉर्ड रीडिंग के और विंस्टन चर्चिल के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड इरविन के। लॉर्ड इरविन के शासनकाल की बात करें तो 1926 से लेकर 1931 तक इनका शासनकाल था। क्वेश्चन नंबर 22, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहां पर आयोजित किया गया था? पटना में, गया में, रांची में और दिल्ली में। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना आपको मई 1934 में पटना में किया गया था। गया में चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव तथा और यह सैनिकों के विद्रोह से बढ़कर कुछ नहीं था। यह कथन किसका है? 1857 के वीडी सावरकर के हैं, आरसी मजूमदार के हैं, विलियम हार्ड रसेल का है और जवाहरलाल नेहरू का है। तो यह किसका है? तो आपको ऑप्शन बी आरसी मजूमदार का है। 1857 की क्रांति में प्रमुख कथन था, 1857 के विद्रोह के स्वतंत्रता का संघर्ष नहीं धार्मिक का युद्ध था, यह विलियम हार्डवेल रसेल ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो सन 57 में विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं है, अपितु यह स्वतंत्रता प्राप्ति के निमित्त भारतीय जनता के संगठित संग्राम था, यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और वीडी सावरकर की बात करें 1857 के विद्रोह स्वधर्म और राजस्व के लिए बढ़ा गया और राष्ट्रीय संघर्ष था, यह वीडी सावरकर की बात है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया था? सबसे पहले महादेव गोविंद रानाडे, रमेश चंद्र दत्त, दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर BKR राव थापर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी के द्वारा सबसे पहले धन का निष्कासन 1857 में ही दे दिया गया था। महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? मद्रास में, मुंबई में, असम में और पंजाब में। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले आपको मद्रास में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन पतियों से उपस्थित रंध्रों के बारे में असत्य है, यानी कि गलत है? वाष्प उत्सर्जन का कार्य करता है,
O2 एवं CO2 का उत्पादन करता है। रंध्र दिन में खुलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं। रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित करते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा गलत है, तो आपको ऑप्शन डी गलत है, यानी कि रंध्र पोषक तत्व को नियंत्रित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करता है? मेलेटोनिन हार्मोन पीनियल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और थाइमस ग्रंथि। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पीनियल ग्रंथि के द्वारा मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि आपको यकृत है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा मानव लार मुख गुहा में उपस्थित होते हैं? विद्युत अपघटय, ई माइलेज, लाइसोजाइम और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो विद्युत अपघटन भी है, ई माइलेज भी है और लाइसोजाइम भी है और ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, पेंसिलिन के आविष्कारक कौन थे? पेंसिलिन के आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्रिस्टोफर मैकडोनाल्ड और एडवर्ड जेनर। तो पेंसिलिन का खोज आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका का खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि के दृष्टि के उपकरण में किया जाता है? तो दीर्घ रेडियो तरंग का, सूक्ष्म तरंग का, औरक तरंग का और लघु रेडियो तरंग का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि औरक तरंग का प्रयोग किया जाता है रात में। क्वेश्चन नंबर 31, फोटोग्राफिक में उपयोगी तत्व कौन सा है? फोटोग्राफिक में उपयोगी तत्व सिल्वर नाइट्रेट के, सिल्वर ब्रोमाइड के, नाइट्रिक एसिड के और सिल्वर आयोडाइड के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के जब आप मतदान करने जाते हैं तो वहाँ पर टीचर के द्वारा यानी शिक्षक के द्वारा जो आपकी उंगली पर निशान लगाया जाता है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, एक बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन होती है, अपचयन होती है, बहुलीकरण होती है और हाइड्रोजनीकरण होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि किण्वन होती है एक बायोगैस संयंत्र। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, पौधे में नाइट्रोजन किस रूप से प्राप्त होता है? पौधा में जो है वो नाइट्रोजन किस रूप से? नाइट्रिक ऑक्साइड में, नाइट्रेट में, अमोनिया में और नाइट्राइट में। तो किस तरह यह होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि नाइट्रेट के रूप में होता है। मूत्र में अमोनिया पाया जाता है जिसका सूत्र आपको NH3 होता है, अमोनिया का सूत्र। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन आँखों में प्रकाश की किरण की मात्रा को निर्धारित करता है? निम्नलिखित में से कौन? तो पिपुल, आइरिस, कार्निया और रेटिना। तो कौन करता है? तो आपको ऑप्शन ए, यानी कि पिपुल करता है जो कि प्रकाश को नियंत्रित करता है और कार्निया आपको दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में किसके उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया में सोडियम को, निकेल को, मैग्नीशियम को और कोबाल्ट को। तो किसका प्रयोग किया जाता है? निकेल का प्रयोग किया जाता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 11 होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? सॉरी है, कौन इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक है? तो हाइड्रोजन के आपको 3 समस्थानिक होता है, वो कौन कौन है? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है? तो ब्रोमीन का, ग्रेफाइट का, क्रोमियम का और सोडियम का। तो निम्नलिखित में से किसका मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आपको ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38,
किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में, तो उसे आयनीकरण ऊर्जा कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं, नाभिकीय आकर्षण बल कहते हैं, और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि उसे आयनीकरण ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन एल्केन का सूत्र है? तो एल्केन के सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है, जो आपको एल्केन का सूत्र होता है, यही एल्केन का सूत्र होता है। एल्काइन का सूत्र की बात करें तो CnH2n-2 एल्काइन का सूत्र होता है, और एल्केन के सूत्र की बात करें तो CnH2n एल्केन का सूत्र होता है। तो तीनों सूत्र को आप अच्छे से याद रखेंगे, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आयोडीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? जब मानव के शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी होता है, कि घेंघा रोग होता है, कि कर्क रोग होता है, कि ब्रोंकाइटिस रोग होता है? तो रतौंधी नहीं होता है, आपको घेंघा रोग होता है, और विटामिन ए के कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, स्त्रियों में रोजोनवृत्ति के पश्चात निम्नलिखित में से किस हार्मोन का उत्पादन समाप्त हो जाता है? तो प्रोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन और थाइमस। तो कौन सा समाप्त हो जाता है, यह बात आपसे पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि प्रोस्टेरोजन समाप्त हो जाता है। धर्म मासिक के अस्थायी रूप से बंद हो जाने की रोजोनवृत्ति कहते हैं। साधारणतः कन्याओं को 14 या 15 वर्ष की आयु में उष्ण प्रदेशों में इससे भी पूर्व मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? प्रकाश संश्लेषण, बैंगनी प्रकाश, लाल प्रकाश, पीला प्रकाश और नीला प्रकाश। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको लाल प्रकाश। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य भी सबसे ज़्यादा होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 43, मलेरिया से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लीवर, फेफड़ा, प्लीहा यानी कि तिल्ली यानी किडनी। तो कौन सा इसमें प्रभावित होता है मलेरिया से? तो मलेरिया से आपको प्लीहा प्रभावित होता है। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 44, निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से, और ऑप्शन डी की बात करें ना ही नज़दीक ना ही दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि नज़दीक की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एक झील में द्वितीयक दूसरी पोषण स्तर कौन सा है? तो पादप प्लवक, प्राणी प्लवक, मूंगे और मछलियाँ। तो इसमें कौन सा है यह बात पूछा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि प्राणी प्लवक है। क्वेश्चन नंबर 46, गेंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? 1987 में, 1975 में, 1973 में और 1985 में। तो गेंडा संरक्षण परियोजना की शुरुआत यहाँ पर पूछा गया, तो ऑप्शन है यानी कि 1987 में हुआ था। और बाघ की बात करेंगे तो 1973 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि के द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का जो गणना होता है वह किस विधि के द्वारा होता है? तो उत्पाद विधि, व्यय विधि, आय विधि और उपयुक्त में सभी। तो राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि से किया जाता है? तो आपको सभी विधि से किया जाता है। उत्पाद विधि से भी किया जाता है, आय विधि से भी किया जाता है और व्यय विधि से भी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, 2011 के जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर कितना है? 2011 के जनगणना के अनुसार देश के कार्य सहभागिता दर कितना है यह बात पूछा गया। तो 62.7%, 40%,
40.2% और 39.8%। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन डी यानी कि 39.8% होता है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय आय की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसको शामिल किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय की जब गणना होती है उसमें निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, यह बात पूछा गया है। गृहिणी की सेवाएं, पेंशन को, चौकीदारी की आय को, और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी को। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए यानी कि चौकीदारी की आय को प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? भारत का कौन शहर है जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? शिमला को, अहमदाबाद को, कानपुर को और बनारस को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है और भारत का मैनचेस्टर अगर पूछेगा तो अहमदाबाद को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किस राज्य में आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है? आम का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में और बिहार में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन होता है। देश का 23.57% उत्तर प्रदेश में ही आम होता है और दूसरा राज्य आपको आम में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारतीय ओलंपिक संघ IOA का मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, लखनऊ में है और पुणे में है। तो IAO का मुख्यालय यहाँ पर पूछा गया, तो इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। और सिडबी की स्थापना जो 1990 में हुआ था उसका मुख्यालय आपको लखनऊ में है। और RBI की स्थापना 1935 में हुआ था और इसका मुख्यालय आपको मुंबई में है। तो इस सारे मुख्यालय को आप अच्छे से याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? डॉक्टर अमृता पटेल, नीता अंबानी, प्रतिमा पुरी और पूर्वा बनर्जी। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सबसे पहला व्यक्ति आपको डॉक्टर अमृता पटेल थी और यह कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। इन्हें 1992 में यह पुरस्कार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 54, पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ऑरवेल के, RK नारायण के, सच्चिदानंद सिन्हा के और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा यह लिखा गया है। सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। क्वेश्चन नंबर 55, लोहसांग उत्सव किस राज्य में जनजातीय के द्वारा मनाया जाता है? तिब्बत में, सिक्किम में, असम में और अरुणाचल प्रदेश में। तो यह मनाया जाता है आपको सिक्किम में। क्वेश्चन नंबर 56, मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी जो पेंटिंग है वह किस राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो मधुबनी एक जिला है जो कि बिहार में पड़ता है, वो पेंटिंग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा किसके द्वारा लिखा गया था? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। तो यह पुस्तक लिखा गया था आपको ऑप्शन सी यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया था। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। स्ट्रगल माई इंडिया के लेखक आपको सुभाष चंद्र बोस हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तमिलनाडु का है, आंध्र प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है, केरल का है। तो भारतनाट्यम आपको तमिलनाडु का है। नौटंकी तमाशा आपको उत्तर प्रदेश के, लावणी तमाशा आपको महाराष्ट्र के हैं। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश के है और कथकली की बात करें तो केरल कथकली का है।
क्वेश्चन नंबर 59, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान तो आपको यह कानपुर में, राजमुंदरी में है और कोयम्बटूर में है, और ऑप्शन डी की बात करें तो पुणे में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि कोयम्बटूर में है। तो मैं कुछ आपको अनुसंधान केंद्र बताता हूँ जो कि आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र आपको मैसूर में है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान चेन्नई में है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जो है आपको लखनऊ में है, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान देहरादून में है, भारतीय मौसम विभाग नई दिल्ली में है, और भारतीय मौसम वेधशाला आपको पुणे में है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में है, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान आपको नई दिल्ली में है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा झारखंड में है, राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर में है, केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद यानी कि झारखंड में है, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान आपको गोवा में है, और केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में है, और भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान देहरादून में है, और नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है, और नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी का मुख्यालय आपको बेंगलुरु में है, और इंडियन लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में है, और प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र आपको गांधीनगर में है। तो मैंने जितना आपको अभी बताया है इससे बाहर आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को और 16 सितंबर को। तो विश्व एड्स दिवस आपको 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, और 3 दिसंबर की बात करें तो विश्व स्तर पर मनाया जाता है विकलांग दिवस, और 24 अक्टूबर की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है 24 अक्टूबर। तो सारे दिवस को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1977 में, 1967 में, 1957 में और 1948 में। तो अंतर्राष्ट्रीय विकास कोष की स्थापना कब किया गया था? आपको 1977 में किया गया था। दशमलव प्रणाली की शुरुआत 1957 में की गई थी, और एनसीसी की स्थापना आपको 1948 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है, यानी कि किस देश से लिया गया है? फ्रांस के संविधान से, यूएसए के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से और ब्रिटेन के संविधान से। तो यह आपको यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और भाईचारा आपको फ्रांस के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। एकल नागरिकता की बात करें तो ब्रिटेन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312 और अनुच्छेद 315। तो इसका आंसर की बात करें तो अखिल भारतीय की बात अनुच्छेद 312 में है, और संघ लोक सेवा आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 315 है। दोनों अनुच्छेद अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो किसका वर्णन नहीं है, यह बात आपसे पूछा गया। तो इसमें आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 के 1, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन है, यानी कि अनुच्छेद 21 में प्रेस की स्वतंत्रता की बात कहा गया है, अनुच्छेद 20 में दोष सिद्धि की बात कही गई है, और अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी की बात किया गया है, और अनुच्छेद 21 की बात करें तो प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 66,
कानूनी विषयों पर राज्य सरकार का कौन परामर्श देता है? तो महान्यायवादी देता है, एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता देता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और राज्य निर्वाचन आयोग। तो कानूनी विषय पर कौन सा देता है? तो आपको एडवोकेट जनरल यानी कि महाअधिवक्ता देता है। महाअधिवक्ता की बात अनुच्छेद 165 में कहा गया है और महान्यायवादी की बात करें तो अनुच्छेद 76 में कहा गया है और निर्वाचन आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की बात कही गई है। तो ये सारी चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से, केवल राज्यसभा से, लोकसभा, राज्यसभा और प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा आपको 81, राज्यसभा 80 और राष्ट्रपति आपको अनुच्छेद 52 और संसद की बात पूछेगा तो अनुच्छेद 79। इसी से संसद बनता है। इस अनुच्छेद को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय के संविधान का उल्लंघन मौलिक ढांचा को घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 227 और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। यह क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप अच्छे से याद रखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी यानी कि सभी। क्वेश्चन नंबर 69, किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170 में है, अनुच्छेद 169 में है, अनुच्छेद 168 में है और अनुच्छेद 167 में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 169 में है। अगला क्वेश्चन, आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन यानी कि सेट नंबर 11 के लास्ट क्वेश्चन और यूटेरिया वॉल्यूम 2 का लास्ट क्वेश्चन। सरकरिया आयोग किस सिफारिश से संबंधित है? तो राजस्व वितरण से है, राष्ट्रपति की शक्तियों तथा कार्यों से है, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंध से है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य में संबंध से है। तो सरकरिया आयोग का संबंध किससे है यह बात पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी यानी कि केंद्र और राज्यों से संबंधित है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 70 क्वेश्चन का जो डिस्कशन किया हूँ वह काफ़ी किफ़ायती तरीके से डिस्कशन किया गया है, जो कि आपके आगामी एग्जाम बिहार एसएससी के होने वाला है। और जो भी स्टूडेंट इस सेट प्रैक्टिस को अच्छे से देखते हैं, सुनते हैं, जो बात नहीं जानते अपने नोटबुक में नोट करते हैं, तो उनको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आप लोग इस सीरीज में जरूर पार्टिसिपेट हो। सुबह वाला 50 क्वेश्चन, शाम वाला लाइव ग्रुप डिस्कशन और यह बिहार एसएससी का सेट प्रैक्टिस, आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मैं दावे के साथ इस बात को कह रहा हूं, जो भी लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पुराने लोग अपने दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए मैं इसी के साथ सेशन को समाप्त करता हूं। मिलेंगे शाम को 6:30 बजे ग्रुप डिस्कशन लाइव में। तब तक के लिए धन्यवाद।